हेडिंग लगाओ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सब चीज बात करेंगे हम। इकलौता प्रैक्टिकल चैप्टर है यार मैथमेटिक्स में, यही तो एक चैप्टर है जिसका प्रैक्टिकल यूज समझ में आता है जीवन में और दिखाई देता है। जैसे फिजिक्स में सब कुछ दिखता है ना, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पंखा घूम रहा है, हम चल रहे हैं, फ्रिक्शन लग रहा है, स्लाइड कर रहा है। मैथमेटिक्स में ये इकलौता चैप्टर है जो समझ में आता है कि अच्छा ये हो रहा है, इसलिए समझने वाला चीज है ये। समझ गए तो बहुत बढ़िया, नहीं समझे तो फिर हवा में रहो जीवन भर। तो खैर हम कहानी यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम कहानी स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल रूल ऑफ दो रूल है फंडामेंटल। पहला है एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन, पहले लिख लो मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा होता है फंडामेंटल रूल ऑफ एडिशन। ये दो चीजें, सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं ये होता क्या है। चलिए हेडिंग लगाएं, फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और इसमें लिखो सबसे पहले मैं जो लिखवा रहा हूं। लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला इस चैप्टर में बहुत कम है, लैंग्वेज ही लैंग्वेज। फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लिखो, इसमें लिखो, इफ वी हैव टू जॉब्स, JOB जॉब काम, इफ वी हैव टू जॉब्स, तुम जब अब यहीं से लिखना शुरू कर दो, दो लाइन छोड़ के। इफ वी हैव टू जॉब्स in which, if we have two jobs in which one can be completed, in which one can be completed in m number of ways, small m, one can be completed in m number of ways and other can be completed in n number of ways, small n. If we have two jobs in which one can be completed in m number of ways and the other can be completed in n number of ways, and the main job ऐसे लिखो, the main job is completed by doing both the jobs completed only, ऐसे लिखना, the main job is completed only when both the jobs are completed. The main job is completed only when both the jobs are completed. Both the jobs are completed. Then the total number of ways of completing the main job, the total number of ways of completing the main job will be m into n. Total number of ways of completing the main job will be m into n. लिख लिया? एक काम को m वेज में कर सकते हैं, दूसरे काम को n वेज में कर सकते हैं। कोई एक मेन काम है वो तब कंप्लीट होता है जब ये दोनों काम कंप्लीट होता है, तो उस मेन काम को कंप्लीट करने का टोटल नंबर ऑफ तरीका कितना होगा, m इंटू n। अभी समझाऊंगा, अभी बस लिखा है। अब लिखो फंडामेंटल रूल ऑफ एडिशन, पहले इसका भी लिख लो डेफिनेशन। फंडामेंटल रूल ऑफ एडिशन, और इसमें शुरू वाला कहानी रिपीट करो, 3 लाइन। इफ वी हैव टू जॉब्स इन विच वन कैन बी कंप्लीटेड इन m नंबर ऑफ वेज एंड अदर कैन बी कंप्लीटेड इन n नंबर ऑफ वेज, यहां तक लिखो, या फिर डॉट 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 मार दो, तुम्हारी मर्जी है। इफ वी हैव टू जॉब्स इन विच वन कैन बी कंप्लीटेड in m number of ways and other can be completed in n number of ways, n number of ways, other can be completed in n number of ways, and the main job
and the main job is completed by doing any one of the job. The main job is completed by doing any one of the job. The main job is completed by doing any one of the job. Then the total number of ways of completing the main job, the total number of ways of completing the main job will be m plus n. Total number of ways of completing the main job will be m plus n. बात समझ आई? अब सुनो, क्या समझ में आई? अभी तो सिर्फ लिखाया है, अभी सुनो कहानी को. लेट अस एज्यूम कि एक क्लास है, ये एक क्लासरूम है, तुम्हारा एक क्लासरूम है मान लो. इसमें मान लो 10 लड़का है और 8 लड़की है. ठीक है, 10 बॉयज 8 गर्ल्स. ध्यान से सुनना, सबको सुनाई दे रहा है? चलो सुनते रहो. अब मान लो कि मैं एज अ टीचर मैं जा रहा हूं क्लास में और मैं सेलेक्ट करना चाहता हूं. ठीक है ना, मेरे मन में आया कि एक लड़का सेलेक्ट करते हैं, एक लड़की सेलेक्ट करते हैं. ठीक है, ऐसे ही मतलब किसी एक को चूज करते हैं, एक लड़का एक लड़की. तो जैसे मान लो कि ये दो अलग अलग ऐसे देखो इनको, ये 10 लड़का है, ये 8 लड़की है. यहां से मान लो मुझे बोला गया कि एक लड़का सेलेक्ट करना है, एक बॉय को सेलेक्ट करो और यहां से एक गर्ल को सेलेक्ट करो. अब एक कोई काम चल रहा है मेरा, मान लो लेट अस एज्यूम कि मुझे क्लास में स्पीच दिलवाना है. ठीक है ना, क्लास में एक स्पीच दिलवाना है, लड़का लड़की को सिलेक्ट करके उनसे स्पीच दिलवाना है. अब पहला कंडीशन है कि स्पीच के लिए एक लड़का चाहिए और एक लड़की चाहिए. ठीक है, इस क्लास में से मुझे क्या करना है, एक लड़का सिलेक्ट करना है और एक लड़की सिलेक्ट करना है और उनसे स्पीच दिलवाना है. तो मुझसे पूछा जाएगा बताओ टोटल नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से स्पीच को दिलवा सकते हो तुम. समझ रहे हो बात को? तो मान लो मुझे सेलेक्ट करना था 1 बॉय एंड अ गर्ल फॉर स्पीच. किसके लिए? स्पीच के लिए. स्पीच देने के लिए एक लड़का और एक लड़की करना था. तो जरा बताओ ये क्या दोनों अलग अलग काम है? 10 लड़का है, वहां से एक लड़का सेलेक्ट करना, 8 लड़की है, वहां से एक लड़की सेलेक्ट करना. तो ये एक काम हुआ. इसको करने का कितना तरीका? 10 में से एक लड़का सेलेक्ट करने का कितना तरीका? 10 वेज. यानी कि इस काम को कंप्लीट करने का 10 वेज और इस काम को कंप्लीट करने का 8 वेज. 8 तरीका है, कोई भी एक लड़की सेलेक्ट कर लो. अब जो मेरा मेन काम है स्पीच दिलवाना है एक लड़का और एक लड़की से, क्या इसके लिए मुझे दोनों काम करना जरूरी है? क्या एक लड़का भी सिलेक्ट करना पड़ेगा और एक लड़की भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी मैं वो काम पूरा कर सकता हूं? यानी कि इस काम को पूरा करने के लिए क्या ये दोनों काम का कंप्लीट होना कंपलसरी है? यस. अगर इन दोनों काम का कंप्लीट होना कंपलसरी है, देन टोटल नंबर ऑफ वेज जो होगा ऑफ कंप्लीटिंग द मेन टास्क, उसके लिए क्या करना है? दोनों के नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करने का. 10 into 8 यानी कि कितना? 80 नंबर ऑफ वेज में मैं क्लास में स्पीच दिलवा सकता हूं एक लड़का और एक लड़की से. बात समझ आई? अब मान लो किसी ने मुझे बोला कि नहीं, एक काम करो, या तो एक लड़का से दिलवा दो या तो एक लड़की से दिलवा दो. यानी कि अ बॉय और अ गर्ल फॉर स्पीच. यानी कि मुझे सेलेक्ट करना है इस बार या तो एक लड़का या तो एक लड़की और स्पीच दिलवा देना है. अब तुमसे पूछे टोटल नंबर ऑफ वेज कितना? टोटल नंबर ऑफ वेज स्पीच दिलाने का. तो क्या इस बार ये दोनों काम करना कंपलसरी है? क्या जरूरी है? नहीं. किसी एक को करने से क्या मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा? हाँ, या तो एक लड़का को सिलेक्ट कर लो या तो एक लड़की को सिलेक्ट कर लो, स्पीच तो एक ही से दिलाना है. यानी कि किसी एक को करने से ही मेरा मेन काम कंप्लीट हो गया. तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना? इनको ऐड 10 + 8 यानी कि कितना? 18 वेज में मैं स्पीच दिला सकता हूं. तो दिस इज फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, दिस इज फंडामेंटल रूल ऑफ एडिशन. सुनो, अभी लिखना कुछ नहीं है, सब लिखाऊंगा. तो करना क्या है, तुम हमेशा मेन काम को देखो और मेन काम को कंप्लीट करने के लिए जो बाकी काम है, क्या सारे कंपलसरी हैं? अगर हैं तो मल्टीप्लाई कर देना है. क्या सारे कंपलसरी हैं? नहीं है. किसी एक को करने से मेन काम कंप्लीट हो जा रहा है, तो इनको क्या कर देना है? ऐड कर देना है. एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यहां पे आओ. मान लो कि हम लोग अभी कहां पे हैं? जू रोड में है. ठीक है ना, जू रोड में है. मान लो कि जू रोड से हम जाना चाहते हैं, एयरपोर्ट जाना चाहते हैं. ठीक है, एयरपोर्ट. एपी फॉर आंध्र प्रदेश मत समझना, एयरपोर्ट जा रहे हैं.
तो जू रोड से एयरपोर्ट जाने का लेट अस अज्यूम कि हमारे पास कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, हालांकि हमारे पास है बहुत सारा, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कोई तरीका नहीं है। बीच में एक जगह आता है मालीगांव, MG फॉर मालीगांव, ठीक है ना। हम जो भी सवारी पकड़ते हैं वो यहां से यहीं तक जाता है और यहां पे जाके वो तुमको उतार देता है और फिर यहां से दूसरा तरीके से तुमको यहां पहुंचना पड़ता है, ठीक है। लेट अस अज्यूम करके चलो कि यहां से डायरेक्ट जाने का कोई तरीका नहीं है। अब मान लो कि मुझे जाना है कहां से कहां तक, जू से लेके एयरपोर्ट, ये मेरा मेन काम है बच्चों, ये मुझे करना है। लेकिन इसको करने के लिए मुझे सबसे पहले जू से कहां जाना होगा, मालीगांव, और फिर मालीगांव से कहां जाना होगा, एयरपोर्ट। मान लो कि जू से मालीगांव जाने का 4 तरीका है मेरे पास। लेट अस अज्यूम कि 4 रास्ता है। किसी के मन में आया तो बस पकड़ के चला गया, किसी के मन में आया तो उबर ले लिया, किसी के मन में आया तो प्लेन लेके चला गया, वहां एयरपोर्ट बना होगा। और एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है ना, कुछ मतलब तुम लोग किसी का मन में आया रैपिडो ले लिया, कुछ भी हो सकता है। मान लो कि ये 4 तरीका है जू रोड से मालीगांव जाने का। और वैसे ही मालीगांव से एयरपोर्ट जाने का लेट अस अज्यूम कि 3 तरीका है, बस ले लो, ट्रैकर ले लो, जो भी ले लो। अब तुमसे सवाल पूछा जाएगा कि बताओ जू से एयरपोर्ट जाने का टोटल नंबर ऑफ वेज कितना है, टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा। अब देखो ये एक काम हो गया, ठीक है ना। इस काम को कंप्लीट करने के लिए ये एक काम हो गया, जू से मालीगांव जाना। जू से मालीगांव जाने के कितने रास्ते, 4 रास्ते। और ये दूसरा काम हो गया, मालीगांव से एयरपोर्ट जाना, कितने रास्ते, 3 रास्ते। अब बताओ क्या एयरपोर्ट जाने के लिए क्या दोनों काम करना कंपलसरी है? यस। खुद अपने आप से समझ में आ जाएगा, अपने आप से सवाल करो क्या ये दोनों काम कंपलसरी है? यस। तो टोटल नंबर ऑफ वेज के लिए क्या करना होगा, 4 × 3, यानी कि 12 रास्तों से आप जा सकते हो। कैसे 12 रास्ते सर बताओ। मान लो कि बस से गए, यहां से एक रास्ता ये चूज किया, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग में तीनों में कोई भी ले सकता हूं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 मिला, फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 मिलता, फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग 3, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 3, तो 3 3 3 3 टोटल कितना हो गया, 12। यानी कि मेरे पास 12 तरीके हैं एयरपोर्ट जाने के। बात समझ में आ रही है? अरे सबको समझ में आया फंडामेंटल रूल ऑफ एडिशन मल्टीप्लिकेशन? तो चलो अभी तुम सवाल लिखो। ये सवाल है बेसिकली, ये जो मैंने लिखा है ये इसको मैं सवाल के फॉर्म में लिखा देता हूं। लिखो क्वेश्चन। देयर आर 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स इन अ क्लास। देयर आर 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स इन अ क्लास। क्वेश्चन है देयर आर 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स इन अ क्लास, फुल स्टॉप। A teacher want to select, a teacher want to select, लाइन चेंज करके पहला पार्ट क्वेश्चन का, a boy and a girl, a boy and a girl, सेकेंड पार्ट a boy or a girl, फर्स्ट पार्ट में a boy and a girl, सेकेंड पार्ट a boy or a girl, फिर लाइन चेंज करके लिखो, कंटिन्यू करो। टू रिप्रेजेंट द क्लास, टू रिप्रेजेंट द क्लास इन अ फंक्शन, ऐसा कुछ लिख लो, टू रिप्रेजेंट द क्लास इन अ फंक्शन, फुल स्टॉप। इन हाउ मेनी वेज दिस सिलेक्शन कैन बी डन, इन हाउ मेनी वेज दिस सिलेक्शन कैन बी डन, इन हाउ मेनी वेज दिस सिलेक्शन कैन बी डन। और बाकी इसका आंसर ही आपके सामने है। लिख लो। हो गया? अगला, हाँ चलो अगला सवाल लिखो, ये वाला लिखो। देयर आर 4 वेज
क्वेश्चन लिखें, देयर आर 4 ways गोइंग फ्रॉम जू टू मालीगांव। 4 रास्ते जू से मालीगांव तक जाते हैं, हालांकि रास्ते कहीं नहीं जाते हैं, इंसान जाते हैं, फिर भी देयर आर 4 ways, या फिर 4 रूट्स भी लिख सकते हो, गोइंग फ्रॉम जू रोड या फिर जू टू मालीगांव, एंड 3 रूट्स आर गोइंग फ्रॉम मालीगांव टू एयरपोर्ट। 3 रूट्स आर गोइंग फ्रॉम मालीगांव टू एयरपोर्ट। 4 routes are going from Jew to Maligaon and 3 routes are going from Maligaon to airport. Full stop. In how many ways a person can go from Jew to airport via Maligaon? In how many ways a person can go from Jew to airport via Maligaon? और आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। बात धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुआ कि हम क्या पढ़ रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। अ रूम हैज 6 doors। अ रूम हैज 6 doors। एक कमरे के 6 दरवाजे। अ रूम हैज 6 doors, फुल स्टॉप। इन हाउ मेनी वेज a person can enter the room? In how many ways a person can enter the room through one door? In how many ways a person can enter the room through one door and come out through a different door? In how many ways a person can enter the room through one door and come out through a different door? बताओ सोच के। In how many ways a person can enter the room through one door and come out through a different door? $36 या 30? 30 इज द आंसर, बिल्कुल। बहुत ही सिंपल सवाल, थोड़ा सा दिमाग लगाने का। देखो 1 2 3 4 5 6 ये 6 दरवाजे हैं, इसके अंदर रूम है। रूम नहीं दिख रहा है, सिर्फ दरवाजा दिख रहा है हमको, मान लो। तो बताओ अंदर जाने का कितना रास्ता? कोई भी चुन ले 6 में से, दरवाजा खोले और घुस गया। बाहर आने का कितना रास्ता? अब दिक्कत यह है कि जिससे अंदर गया है, कंडीशन है कि जिससे अंदर गया है उससे बाहर नहीं आ सकता है। कम आउट थ्रू अ डिफरेंट डोर, तो जिससे अंदर गया है उससे बाहर नहीं आएगा, तो उसके पास बाहर आने के कितने रास्ते बचे? 5। और मेन काम क्या है? अंदर जाके उसको बाहर भी आना है। सवाल पढ़ो। एंटर थ्रू अ वन डोर एंड कम आउट थ्रू अ डिफरेंट डोर। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा बच्चों? मल्टीप्लाई करें कि ऐड करें? मल्टीप्लाई। तो आंसर विल बी 6 into 5 दैट इज 30। यानी कि 30 तरीके हैं उसके पास कि एक डोर से घुसे और किसी दूसरे डोर से बाहर आ जाए। बात समझ आई? अगला सवाल। फाइंड टोटल नंबर ऑफ 4 letter words। Find total number of 4 letter words that can be formed. Find total number of 4 letter words that can be formed using the letters of the word rose.
यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज, गुलाब, गुलाब. when फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन का पहला पार्ट, रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ 4 letter words that can be formed, find total number of 4 letter words that can be formed using letters of the word rose, using letters of the word rose. रोज, आगे क्या लिखा था? when लाइन चेंज करके पहला पार्ट, रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स इज नॉट अलाउड. फर्स्ट पार्ट में रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स इज नॉट अलाउड, RNA. सेकेंड पार्ट में रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स इज अलाउड, RA. फर्स्ट पार्ट रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड, सेकेंड पार्ट रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज अलाउड. क्या तुम्हें सवाल समझ में आई? उसने बोला कि ये ROSE, ये जो 4 लेटर दिख रहा है, इसको यूज करके और कितना वर्ड बना सकते हो तुम 4 लेटर का, इन्हीं का यूज करना है. जैसे SORE, EROS, ठीक है ना, OSRE, ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं 4 लेटर के. तो ऐसे कितने बन सकते हैं वो हमको निकालना है. उसका मतलब निकले ना निकले इससे हमें कोई मतलब नहीं है. मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है, इट डजंट मैटर. तो देखो करने का तरीका बच्चों, सबसे पहले पार्ट को करता हूं. रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड, इसका क्या मतलब है कि एक लेटर को हमें एक ही बार यूज करना है, यानी कि ROOS नहीं बनाना है हमें. समझ रहे हो बात? यानी कि एक लेटर को एक ही बार यूज करना है. तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखो 4 डब्बे, 4 लेटर है, 4 डब्बे बना लो ऐसे. अब इन चारों डब्बों को भरते हैं. बताओ पहले डब्बे को भरने का कितना तरीका? 4 तरीका, 4 में से कोई उठा के डाल दो. बताओ दूसरे डब्बे को भरने का कितना तरीका? अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो जो यहां आ गया क्या वो यहां आएगा? नहीं आएगा. तो इसको फिल करने का कितना तरीका? 3. सिमिलरली इसको फिल करने का 2 और इसको फिल करने का 1. सुन लो पहले. अब देखो 4 लेटर का वर्ड तभी बनेगा, क्या ये चारों काम करना कंपलसरी है? सोच के देखो, ये 4 लेटर तो तभी बनेगा जब ये चारों डब्बा भरेगा, यानी कि ऑल दी 4 जॉब्स आर कंपलसरी. तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना बनता बच्चों? मल्टीप्लाई करूं या ऐड? मल्टीप्लाई. सो आंसर विल बी हाउ मच? 4 into 3 into 2 into 1. कितना? 24 डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं हम जिसमें रिपीटेशन नहीं हुआ है. अच्छा, अगर रिपीटेशन हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा भाई? अगर रिपीटेशन अलाउड है, फिर से सोचो ये 4 डब्बे, पहले प्लेस को भरने का कितना तरीका? 4. दूसरे प्लेस को क्या 4 ही रहेगा? अब रिपीटेशन हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. ऐसा भी वर्ड बन जाए RRRR, दैट इज ऑल्सो अ 4 लेटर वर्ड. इस बार रिपीटेशन अलाउड है, जो बनाना है वो बनाओ. तो क्या इसको भरने का 4? क्या इसको भी 4? क्या इसको भी फिल करने का 4? और क्या इसको भी फिल करने का 4? और 4 लेटर का वर्ड बनाना है तो करना तो सभी है. तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इस बार कितना बनेगा? क्या 4 into 4 into 4 into 4, हाउ मच? 256. यानी कि 256 ऐसे वर्ड्स बना सकते हैं जिसमें रिपीटेशन वगैरह सब अलाउड होगा, और 24 ऐसे वर्ड्स बनेंगे जिसमें लेटर्स का रिपीटेशन नहीं होगा. बात समझ आई? लिखे. पूछ भाई पूछ, कुछ ना कुछ तो पूछेगा ही. तुम पूछो. पूछो. किसी ने बोला था कि 2 बजे तक सब फ्री हो जाता है, इसलिए क्लास 2 बजे किया गया था. ऐसा नहीं है क्या?
अच्छा, एक काम करना, राकेश सर से एक बार मैसेज करके बात कर लेना तुम लोग, ठीक है? मैं इनको बोल दूंगा एक बार, मैं एक बार बोल दूंगा। तुम कौन बोल रहे हो? नीलांजन, नीलांजन दत्ता, नीलांजन दास, नीलांजन दास मत हो दास, जिंदगी है खास। चलो सवाल लिखो। बोलो। क्या, क्यों? हाँ, दे दिया बच्चे, दे दिया। यूट्यूब चेक करो, लिखो भाई। हाउ मेनी how many 3-digit numbers can be formed? How many 3-digit numbers can be formed when, first part, repetition of digits is not allowed, and second part, repetition of digits is allowed. चलो बताओ, बहुत ही मतलब बेसिक सवाल है बेसिकली ये। बेसिक मतलब बेसिक। अपने पास डिजिट कौन कौन से हैं दुनिया में? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही तो है। इन्हीं का यूज करके हम बनाते हैं नंबर वंबर। तो उसने बोला 3 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है? 3 डब्बा ले लिया, ये लो। पहले पार्ट की बात कर रहे हैं, व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन नॉट अलाउड का मतलब 111 नहीं बनाना है हमें, ठीक है ना? 123, 145, यानी कि जिसमें सारा डिजिट्स डिफरेंट है वो बनाना है। 3 डिजिट का बनाना है। चलो दिमाग लगाओ और बताओ, पहले डब्बे को भरने का कितना तरीका? 10 या 9? 9। क्यों 9? क्या 0 यहां आ सकता है? नहीं। 0 आया तो ये 3 डिजिट का नंबर रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो 0 यहां पे नहीं आ सकता है, ख्याल रहे, इसलिए 9। अब बताओ दूसरे प्लेस को भरने का कितना तरीका? टोटल 10 था, 10 में से एक ऑलरेडी यहां आ चुका है, तो कितना बचा? 9। और इसको फिल करने का 7। 9 के बाद सीधा 7, 8। तो टोटल कितना बनता भाई? आंसर कितना आता? 9 इंटू 9 इंटू 8, हाउ मच? 81 इंटू 8, क्या 648 आता? यानी कि 648 ऐसे नंबर है 3 डिजिट के जिसमें रिपीटेशंस नहीं होता है डिजिट्स का, यानी कि सब डिजिट्स डिफरेंट होते हैं। सेकेंड पार्ट में बोल देता जादू। अरे गधे, टोटल 10 था, 10 में से एक यहां आया तो कितना बचा? 9। अब यहां कोई भी आ सकता है, यहां 0 नहीं आया था इसलिए 9 हुआ था। टोटल 10 था, 0 फर्स्ट प्लेस पे आ नहीं सकता है इसलिए 9। सेकंड वाले में अब 9 बचा है, कोई भी आ सकता है। अब बताओ, अगर रिपीटेशन अलाउड हो जाए तो ये तो सर बच्चों वाली काम हो गई। बताओ पहले प्लेस को भरने का 9, दूसरे प्लेस में 10, तीसरे प्लेस में 10, तो टोटल कितना हो गया? क्या 900? होता ही है 900, नहीं होता है क्या? अच्छा, एक और सवाल लिखो। लिखो, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000? How many numbers are there between 100 and 1000?
such that at least one of their digit is 7. How many numbers are there between 100 and 1000 such that at least one of their digit is कितना 7? बताओ 100 और 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनमें 7 कम से कम एक बार आया है? अब काउंट करने मत लग जाना कि 107, 117, 127, 177 ऐसे करके जिंदगी बीत जाएगा। फिर कम से कम एक बार 7 आया है, एक से ज्यादा आया हो तब भी चलेगा, बट 100 और 1000 के बीच में। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। बोलो बोलो क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है रिपीट। हाँ एटलीस्ट 17 बोला है, हो सकता है रिपीट। इस बार रिपीटेशन का बात है ही। तुम लोग दिमाग लगा रहे हो या काउंट कर रहे हो? दिमाग लगा के काउंट कर रहा है। वाह, नमूना है सब, नमूना। गलत। और कोई? गलत। और कोई? हमें क्या पता है, आंसर बताओ ना बे। गलत। 281 गलत। और कोई? 28 गलत। और कोई? 270 गलत। 250 भी गलत है। और बोलो बोलो, मैं बस गलत ही बोलूंगा। मैं तो बिना सुने भी गलत बोल देता हूँ। हाँ ये गलत ही होगा, ये सही बता ही नहीं सकता ये। और कोई बोलेगा? गलत गलत गलत, सब गलत, सब गलत। जो आगे तुम बोलने वाले हो वो भी गलत। जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो भी गलत, सब गलत। ठीक है, अब जल्द ध्यान दो इधर। परमुटेशन कॉम्बिनेशन इसलिए बोला हूं, बहुत खतरनाक चीज होता है। खतरनाक चीज इसलिए, समझ में आया तो आंसर आएगा, नहीं आया तो ऐसा नहीं आंसर नहीं आएगा, तब भी आंसर आएगा, लेकिन गलत आएगा। गलत। 91 भी गलत है। बहुत बढ़िया। तो भगवान के दर से वापस आ जाओ, कुछ मिले ना मिले। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के दर से कुछ ना कुछ आंसर जरूर लेके आओगे, लेकिन वो गलत होगा, याद रहे। अब आइए जरा दिमाग लगाते हैं। डिजिट से अपने पास दुनिया में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये रहे। आपसे अगर थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था कि टोटल 3 डिजिट, अच्छा 100 और 1000 के बीच में जो भी नंबर बनेगा वो 3 डिजिट का होगा बच्चों, मानते हो बात को? तो हमने निकाला अभी थोड़ी देर पहले कि टोटल 3 डिजिट नंबर कितना बना था। अरे कितना बना था अभी तो निकाला, 9, 10, 10, 900 टोटल होता है। ठीक है, अब इस 900 में से मुझे वो डिजिट्स देखने हैं जिसमें 7 है कम से कम एक बार, 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है। उल्टा सोचते हैं। उल्टा कैसे? हम उन नंबर्स को देखते हैं जिसमें 7 है ही नहीं। क्या हम ऐसे नंबर्स निकाल सकते हैं? मान लो थोड़ी देर के लिए 7 तुमसे खो गया, तुम्हारे पास बचा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, तुम्हारे पास 7 है ही नहीं, 7 कहीं गिर गया तुमसे। अब यही डिजिट्स तुम्हारे पास होते तो जरा बताओ टोटल 3 डिजिट नंबर कितने बनते? सोच के बोलना, बताओ। पहले प्लेस को भरने का कितना तरीका? अब तो 9 हो गए टोटल, 0 आ नहीं सकता है, कितना
8, इसको फिल करने का 9, इसको 9, 8 9 9 कितना होता है 648। अब जरा दिमाग लगाओ, ये टोटल 3 डिजिट नंबर 100 और 1000 के बीच में, ये जो 3 डिजिट नंबर हमने बनाए, क्या उसमें कहीं भी 7 है क्या 7? नहीं है। तो ये टोटल 3 डिजिट नंबर्स, और उसमें से ये वो 3 डिजिट नंबर जिसमें 7 है ही नहीं, तो अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो जो बचा उसमें क्या 7 ही रहेगा? तो रिक्वायर्ड नंबर्स कितने होंगे? 900 माइनस 648 कितना? 252 इज द आंसर। किसी ने नहीं बोला था। क्या क्या तुमको क्या लग रहा है 100 इंक्लूड हुआ है कि नहीं हुआ है वो बताओ। बिटवीन 100 एंड 1000, तो तुम चाहते हो कि 100 को इंक्लूड ना करें हम? हाँ, 100 को इंक्लूड ना किया जाए। अगर 100 को इंक्लूड ना किया जाए तो टोटल नंबर्स कितने होंगे? 899 होंगे क्या? इसमें 100 आया है कि नहीं आया है? सॉरी, इसमें 100 आया है कि नहीं आया है? आया है, आया है ना। यहाँ पे 1 लिया है हमने, यहाँ 0 0 लिया है, यहाँ 100, यानी कि हमने 100 को लेके सॉल्व किया है। लेकिन अगर एक्चुअली में देखा जाए, उसने बोला कि बिटवीन 100 एंड 1000, है ना। ऐसे कितने नंबर्स हैं जिसमें, तो हमें उससे मतलब ही नहीं है ना 100 से। सोचो हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं वो नंबर्स जिसमें 7 है या 7 नहीं है। उसमें 100 के रहने ना रहने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? इमेजिन करके देखो, 100 में तो वैसे भी 7 नहीं है, समझ रहे हो बात। तो हम वो नंबर्स निकाल रहे हैं जिसमें 7 है, समझ रहे हो। तो 100 रहे ना रहे उसके नंबर पे थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। नहीं, हम 3 डिजिट नंबर्स की बात कर रहे हैं ना, हम 3 डिजिट नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो हम 3 डिजिट को दिमाग में रखते हुए चल रहे हैं। हमने 100 को इंक्लूड किया यहां पे, ठीक है ना। हमने सॉरी यहां पे हमने 100 को इंक्लूड किया, तो हमारा टोटल नंबर कितना आया? 900 आया, 3 डिजिट टोटल नंबर। और ये 3 डिजिट के वो नंबर जिसमें 7 नहीं है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो अपने पास बचा 252। ये वो नंबर्स जिसमें 7 है, तो हमने 100 को इंक्लूड करके सॉल्व किया है बेसिकली, कहने का मतलब ये है, समझ रहे हो। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। अच्छा, ऐसा लगता है किसी के दिमाग में चल रहा होगा, नहीं सर कुछ तो गड़बड़ कर दिया आपने, पता नहीं क्या कर दिया। हो सकता है कुछ गड़बड़ होने के चांसेस हैं। तो चलो एक काम करते हैं, एक लॉन्ग मेथड से ट्राई करते हैं, सबको समझ में आएगा। ध्यान देना, हम मान रहे हैं कि 7 एक बार यूज लेते हैं सबसे पहले। कितने बार? एक बार। अब 7 को एक बार यूज में लाना है, अगर मैं एक 7 वाले 3 डिजिट के नंबर निकालना चाहूं, तो क्या 7 के लिए 3 पोजीशन पॉसिबल है? ऐसा थोड़ी है 7 को हम मतलब खाली यहीं रहेगा, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। यहां भी हो सकता है, फिर बीच में भी हो सकता है, और फिर इधर भी हो सकता है। अब ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ एक 7 को यूज करके टोटल 3 डिजिट नंबर्स निकालता हूं, कितने बनेंगे। देखो ये तो फिक्स हो गया, तो इसको भरने का एक तरीका बताओ, इसको फिल करने का कितना तरीका? सोच के बोलना। 7 को एक बार यूज करना है, क्या 9? 10 में से 7 नहीं आ सकता है, और क्या यहां पे 9? अरे 8 नहीं 9, बाकी तो कोई भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा यहां बताओ, इसको फिल करने का कितना? दिमाग लगाओ। 0 आ नहीं सकता है, 7 ऑलरेडी आ चुका है, तो क्या 8? ये तो 1 हो गया, और यहां कितना? 9। सबको समझ में आ रहा है? यहां कितना? 8, यहां कितना? 9, और ये तो 1 हो गया। तो जरा बताओ टोटल ऐसे कितने नंबर्स बनते? यहां बनता 81, यहां बनता 72, और यहां बनता 72। कितना होगा कैलकुलेट कर दो जल्दी से। 225। ये वो नंबर्स हैं जिसमें 7 सिर्फ एक बार आया। अब मान लेते हैं 7 को मैं 2 टाइम्स यूज कर रहा हूं। अब बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। अब इसमें भी केसेस बनेंगे, सोचो। हो सकता है दोनों 7 यहां हो, नहीं, या फिर हो सकता है दोनों 7 कहां हो? यहां और यहां। या फिर क्या हो सकता है दोनों 7 कहां हो? एक यहां और एक यहां। अरे बात समझ आ रही है?
अब ये दोनों तो फिक्स हो गया 1 1। अब बताओ इसको भरने का कितना तरीका, सोच के। 8 या 9? 9। अबे 8 बोल रहा है, इसको 2 मत काउंट करो, ये तो एक ही डिजिट है भाई। तो बाकी 9 बचा, कोई भी आ सकता है। यहां पे 8, यहां 0 नहीं आ सकता है, यहां पे 9। तो यहां टोटल कितना बनेगा सोचो, क्या 9 + 8 + 9 कितना? 26। क्या यह भी पॉसिबल है कि 7 3 टाइम्स आए? ऐसा कितना नंबर बनेगा? एक ही तो बनेगा सर, 7 7 7 1 1 1, तो ऐसा बनेगा 1। अब जरा और कुछ केस पॉसिबल है क्या? नहीं। ऐड करके देखो तो कितना आ रहा है, ऐड करो। क्या सेम आंसर मिला क्या? 225 + 26 + 1 क्या 252 आता है? ये देखो आंसर। अब समझ आया कहानी? हाँ अभी कर सकते हो। तो सोचने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम कैसे सोच रहे हो, जैसे सोचोगे वैसा ही आंसर मिलेगा। अरे साजिद खान, कुछ पार्टी वार्टी नहीं है उधर? पार्टी ढूंढना पड़ेगा। शादी का मौसम आ रहा है, तू ही कर लेना यार, हटाओ टेंशन खत्म कर साल। पढ़ाई लिखाई सब होते रहेगा, पहले शादी कर। बाप को बोल देखो मेरा शादी कराओ पहले। बोलो। अरे बोल भाई, क्या हो गया? सर सर बोल के चुप हो जाता है सब, अच्छी बात नहीं है। अच्छा इसी सवाल में अगर मैं तुमसे पूछूं, लिखो एक और सवाल। ये लिख लिया सबने? बोलो। लिखो। फाइंड टोटल नंबर्स नहीं, अगला क्वेश्चन लिखो तुम। फाइंड टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स in which exactly one of their digit is 7. Total number of 3 digit numbers in which exactly one of their digit is 7. Exactly one of their digit is 7. क्या डिफरेंस है इस सवाल और पिछले सवाल में? उसमें था एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट इज 7 और इसमें है एग्जैक्टली, यानी कि 7 एक ही बार होना चाहिए। क्या आंसर होगा? 25। अरे ये रहा आंसर। इसका जो पहला केस है वही इस सवाल का आंसर है। सबको समझ में आया? इसमें हमने 7 एक बार ही तो यूज किया है। अब यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, तीनों केस लेना पड़ेगा। तो ये वाला लिख लो खाली, इसका पहला पार्ट, ये आपका आंसर है। ठीक है विद्वान लोगों,
चलो अभी तो हम तुमको फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग सिखा रहे थे, फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन एडिशन। अब आते हैं थोड़ा सा चैप्टर के पास। अभी तक मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन का नाम लिया क्या कहीं पे? नहीं लिया। तो अभी हमने चैप्टर स्टार्ट किया ही नहीं, अभी मैं तुमको बेसिक सिखा रहा हूं, जहां से परमुटेशन कॉम्बिनेशन निकल के आएगा। तभी आप हेडिंग लगा सकते हो परमुटेशन। एक तरफ परमुटेशन और एक तरफ कॉम्बिनेशन, दोनों का मतलब समझाऊंगा और दोनों के बीच में डिफरेंस समझाऊंगा मैं, ताकि आज के बाद कोई पूछे तो आप एक्सप्लेन कर पाओ कि परमुटेशन क्या है और कॉम्बिनेशन क्या है। ध्यान से सुने, 5 मिनट देखें सब लोग बोर्ड पे। मेरे पास ए बी सी 3 डिफरेंट चीजें हैं, 3 डिफरेंट थिंग्स, कुछ भी है, 3 डिफरेंट चीजें ए बी सी। 3 आदमी हो सकता है, 3 औरत हो सकता है, 3 कुछ और सामान हो सकता है। मुझसे किसी ने बोला कि इन 3 में से सेलेक्ट टू एंड अरेंज देम। ध्यान से सुने सब लोग। इनमें से किसी 2 को, जैसे 3 आदमी है, बोल देगा कि किसी 2 आदमी को सेलेक्ट करो और एक बेंच पे बिठा दो, ठीक है? अरेंज करने का मतलब उन दोनों को बिठा दो, अरेंज कर दो। तो हमने इन 3 में से किसी 2 को सेलेक्ट करना है और उनको अरेंज करना है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज था, सोचो। हो सकता था 3 में से ए और बी सेलेक्ट हो जाता, और ए बी, और पॉसिबल है कि इसका एक अरेंजमेंट बी ए भी हो सकता है, क्योंकि अरेंज भी करना है, इंपॉर्टेंट चीज। तो ए बी भी हो सकता है और बी ए भी हो सकता है। सुनते जाए। हो सकता था ए सी आ जाए, और हो सकता था सी ए आ जाए, हो सकता था बी सी आ जाए, और हो सकता था सी बी आ जाए। और कुछ आ सकता था क्या? आ सकता था? नहीं। टोटल कितना तरीका हुआ? क्या ब्लर हो गया? देखो तो, थोड़ा सा हिलाओ तो इसको, ये वाला कैमरा को इधर उधर करो, थोड़ा फोकस इसका चेंज करो। हुआ भाई? हो गया ना? अब ठीक है सर, अब ठीक है ना? चलो, तो कितना तरीका से कर सकते हैं हम इस काम को? 6 तरीका से, 6 वेज, या फिर 6 इसको परमुटेशन बोलते हैं, 6 नंबर ऑफ परमुटेशन। सुनते जाएं, सुनते जाएं। इसको करने का एक और तरीका था। क्या तरीका था जानते हो? फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग। 3 में से 2 को सेलेक्ट करके अरेंज करना है, तो 2 डब्बा बना लो। अरे साजिद खान किसको याद कर रहा है? कोई याद आ रही है क्या? 2 डब्बा बना लो। 3 में से 2 सेलेक्ट करना है, 2, तो 2 डब्बा बना लो, और विदाउट रिपीटेशन फिल करो। कैसा? विदाउट रिपीटेशन। बताओ, पहले प्लेस को भरने का कितना तरीका? 3, दूसरे प्लेस को 2। तो यहां से भी टोटल कितना आता दिख रहा है हमें? 3 × 2 कितना? 6, जो यहां से आया था। अब सुनो, अब किसी ने बोला कि नहीं, एक काम करो, 3 में से तीनों को सेलेक्ट करो, सेलेक्ट 3, सेलेक्ट ऑल 3 एंड अरेंज। लिखना कुछ मत, अभी आराम से समझने की कोशिश करो। तो बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटीज था। सबसे पहले ऐसे ही नॉर्मल मुंह जवानी काउंट करो। ए बी सी, ए सी बी, बी सी ए, बी ए सी, सी बी ए, सी ए बी। क्या इतना ही? सी ए बी, कैब, कैब अमी नमनु। चलिए, तो कितना अभी भी कितना दिख रहा है? क्या 6? कितना वेज? 6 वेज। अब जरा इसको इस तरीके से करते हैं। तो 3 में से 3 सेलेक्ट करना था, तो हमने 3 डब्बा बनाया और इनको फिल किया विदाउट रिपीटेशन। बताओ, पहले को फिल करने का कितना तरीका? 3, दूसरे को 2, तीसरे को 1। तो यहां से भी दिख रहा है 3 × 2 × 1 कितना? टोटल 6 नंबर ऑफ परमुटेशन। सुनते जाएं। अब मान लो किसी आदमी ने बोला कि यही 3 चीज है ए बी सी, ए बी सी, 3 डिफरेंट थिंग्स। डिफरेंट थिंग्स की बात कर रहे हैं, ख्याल रहे, यानी कि अलग अलग आदमी हो।
इसमें से किसी ने बोला कि सेलेक्ट एनी टू, सेलेक्ट एनी टू, किसी दो को सेलेक्ट करो। अरेंजमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला, उसने बोला किसी दो को सेलेक्ट कर लो, जैसे राम और मोहन, बस खत्म। सिलेक्शन का मतलब ये है, ये नहीं कि राम मोहन को सेलेक्ट करो उनको बेंच पे बिठाओ, दिस इज अरेंजमेंट। उसने बोला किसी दो को सेलेक्ट करो, तो क्या पॉसिबिलिटीज था बच्चों? या तो ए बी कर लेते, या तो बी सी कर लेते, या तो सी ए कर लेते। क्या इनका अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है? यहां पे नहीं है। तो सेलेक्ट करने का कितना तरीका? तीन तरीका, तीन तरीका। और इस थ्री वे को बोलते हैं कॉम्बिनेशन, यानी कि थ्री कॉम्बिनेशन, ऐसे भी बोला जाएगा। किसी ने बोला कि सेलेक्ट थ्री, सेलेक्ट थ्री, यानी कि तीनों को सेलेक्ट करो, तो कितना तरीका होता? सोचो, सिर्फ सेलेक्ट करना है, ए बी सी, एक ही तो तरीका है सर। अब समझो बेसिक डिफरेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमुटेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन? परमुटेशन का मतलब होता है कुछ डिफरेंट चीजों में से कुछ डिफरेंट चीजों को सेलेक्ट करना और उनको अरेंज करना, सिलेक्शन एज वेल एज अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन जब भी वर्ड आता है तो कुछ डिफरेंट चीजों में से कुछ डिफरेंट चीजों को सिर्फ सेलेक्ट करना, दिस इज कॉम्बिनेशन। यानी कि जब भी परमुटेशन वर्ड आएगा वहां सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों इनबिल्ट है। जब भी कॉम्बिनेशन वर्ड दुनिया में आएगा वहां पे सिर्फ क्या आएगा? सिलेक्शन आएगा। मतलब समझ में आया? लिखें परमुटेशन में, सबसे पहले लिखें परमुटेशन में एक लाइन लिखो पहले, नहीं पहले जो मैं बोल रहा हूं वो लिखो। परमुटेशन में ईच ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट, परमुटेशन के नीचे लिखो ईच ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट, ईच ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट which can be made, each of the different arrangement which can be made by taking some, SOME, some or all the things together, each of the different arrangement which can be made by taking some or all the things together is known as a permutation, is known as a permutation। नीचे लिखना इसी में, परमुटेशन में ही। परमुटेशन मीन्स सिलेक्शन एज वेल एज अरेंजमेंट, परमुटेशन मीन्स सिलेक्शन एज वेल एज अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन में लिखो एक लाइन, कॉम्बिनेशन के नीचे ईच ऑफ द डिफरेंट सिलेक्शन, ईच ऑफ द डिफरेंट सिलेक्शन विच कैन बी मेड, ईच ऑफ द डिफरेंट सिलेक्शन विच कैन बी मेड by taking some or all the things together, each of the different selection which can be made by taking some or all the things together is called a combination, is called a combination। फुल स्टॉप, आगे लिख लो एक लाइन और। कॉम्बिनेशन मीन्स ओनली सेलेक्शन, ब्रैकेट में लिख लेना नो अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन मीन्स ओनली सेलेक्शन, ब्रैकेट में नो अरेंजमेंट। अभी जो बोर्ड पे है वो लिख लो।
निरंजन दास किसका फोटो लगा के रखा है बे? ओ आगो टुडू लग वाला है ना ये लड़का। यस ओ आगो टुडू ला ये बच्चा रात और ये राहुल तो बच्चा से का फोटो लगा के रखा। आई लव यू मम्मा, आई लव यू टू। एक और उसने दिया था ना मामा, एक बार हाही दो, हाही तो यहाँ ये आदमी एकदम खतरनाक है। हो गया भाई, बिठा दूं? क्या खाली हो गया? हाँ खाना खाया ना, फिश करी, राइस, दाल। तुम लोग चाहो तो मैं तुमको ऑनलाइन पार्टी दे सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन पार्टी मतलब यहाँ बैठ के मैं खाऊंगा कैमरा ऑन करके, तुम्हारा हिस्सा भी रखा रहेगा, तुम लोग भी देखना। किसका घंटी बजा हुआ है? हाँ जोमेटो वाला फोन लगता है, मिटा जाए। ये तो था बच्चों समझाने के लिए, मैंने बताया कि परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है। अब इनका फॉर्मूला डिराइव करते हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का। नहीं रुकेंगे। अब देखो जी, अब बात करते हैं परमुटेशन के फॉर्मूले की, ठीक है। जैसे हम 3 में से 2 सेलेक्ट कर रहे हैं, 3 में से 3 सेलेक्ट करके अरेंज कर रहे हैं, वैसे ही अगर n डिफरेंट थिंग्स हो, कितना थिंग्स हो? n। इफ देयर आर n डिफरेंट थिंग्स, n डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, और इसमें से r को सेलेक्ट करना है, आउट ऑफ विच r things has to be selected and arranged। लिखो, इफ देयर आर n डिफरेंट थिंग्स, अब इसको जनरलाइज करते हैं n और r पे। इफ देयर आर n डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ विच r things has to be selected and arranged, then the total number of permutation is denoted by NPR। देखो ये सिंबल से पहली बार तुम्हारी मुलाकात हो रही है। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन इज डिनोटेड बाय NPR। आज के बाद NPR देखना तो घबराना मत। NPR, अच्छा n डिफरेंट थिंग्स था, वहां से r को सेलेक्ट किया और अरेंज किया, और हम निकाल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन। क्लियर है कहानी? तो ये परमुटेशन का सिंबल है, P फॉर परमुटेशन, NPR। देन टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन इज डिनोटेड बाय NPR एंड इट्स वैल्यू, आगे लिखते हैं हम, एंड इट्स वैल्यू इज गिवन बाय। अब जरा बताओ, जब n में से r डिफरेंट थिंग्स को लेके सेलेक्ट करना है, अरेंज करना है, यानी कि n थिंग्स में से कितना लेना है हमको? r। तो कितना डब्बा बनाना चाहिए? r डब्बा।
1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये आर, ये फर्स्ट डब्बा है, ये सेकंड डब्बा है, थर्ड डब्बा, ये आरएथ डब्बा है। बना लिया। अब चलो भरते हैं विदाउट रिपीटेशन। परमुटेशन में फिल कैसे करते हैं? विदाउट रिपीटेशन। बताओ पहले प्लेस को भरने का कितना तरीका, कितना टोटल है दुनिया में? n। अबे n है ना टोटल। दूसरे को फिल करने का कितना तरीका? n-1। तीसरे को n-2 डॉट 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 डॉट। आरएथ डब्बे को सोच के बोलना। जब 2 है तो देखो यहां 1 आया, जब 3 है तो देखो यहां 2 आया, तो r है तो क्या n-r-1 आता? तो इट्स वैल्यू जो NPR होता वो किसके बराबर होता बच्चों? क्या मल्टीप्लाई कर दूं सबको? n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू डॉट 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 डॉट, कहां तक? n-r-1 तक। सुनते जाओ, लिखना नहीं है अभी, बोर्ड पे देखो। अब देखना, हमें मिला NPR इक्वल टू n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू डॉट डॉट डॉट, कहां तक? n-r-1 तक। सोचो इसके और आगे होता तो क्या होता? इसके अगला टर्म क्या होता? सोचो, क्या n-r होता? अरे सोचो ना, ये वैल्यू बढ़ रहा है, देखो ना, 1 2 3 4 r-1 हुआ। इसके बाद क्या होता? n-r होता। उसके बाद क्या होता? n-r+1 होता, फिर n-r+2 होता। अब सोचो ये वैल्यू बढ़ता जा रहा है, जो सब्ट्रैक्ट होने वाला वैल्यू है वो बढ़ रहा है, तो कभी ना कभी तो ये n में से सब्ट्रैक्ट होते होते 1 तक पहुंच जाएगा। 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, खत्म। समझ रहे हो? तो ये चीज कभी ना कभी कहां पहुंचा होगा? 3, 2 और लास्ट में 1 तक गया होगा। मानते हो बात को? तो मैंने ये टर्म से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया अभी तुमको समझ में आएगा। मल्टीप्लाई किया तो क्या बैलेंस करने के लिए डिवाइड कर दूं? n-r इंटू n-r+1 इंटू n-r+2 इंटू डॉट 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 3 2 1। ये कैंसल होके वापस वही मिलेगा जो था अपने पास। सर ऐसा क्यों किया आपने? एक चीज होता है दुनिया में फैक्टोरियल, नाम सुने हो? फैक्टोरियल, ये सिंबल होता है जिसका फैक्टोरियल 1, इसका मतलब क्या है? 1। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या है? 1 इंटू 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या है? 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 6। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, कितना? 24। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या है बच्चों? 1 2 3 4 5 यानी कि कितना? 120। फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6, कितना? 720। सिमिलरली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल n? 1 2 3 कहां तक? क्या n तक? तो जरा ध्यान से सोचो, फैक्टोरियल n का मतलब n में से डिक्रीज होते 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 1 तक का प्रोडक्ट। तो यहां देखो n से डिक्रीज होता 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 क्या 1 तक पहुंच गया? n से डिक्रीज होता होता क्या 1 तक पहुंचा? तो क्या ऊपर वाले को मैं फैक्टोरियल n लिख दूं तो कोई दिक्कत? नीचे देखो n-r डिक्रीज होता होता 1 तक पहुंच गया। तो अगर इस वाले को मैं n-r फैक्टोरियल लिख दूं तो कोई दिक्कत? दिस इज द वैल्यू ऑफ NPR। कितना? फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n-r। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो 3 डिफरेंट थिंग्स होता और बोलता कि इसमें से 2 को सेलेक्ट करो और अरेंज करो। अरेंज यानी कि नंबर ऑफ परमुटेशन निकालना है 3 में से 2 का, यानी कि मुझे निकालना है वैल्यू किसका? 3p2 का। n की जगह 3 है, r की जगह 2 है। फॉर्मूले में रखो जरा, फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 माइनस 2 यानी कि फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या? 6 होता है। फैक्टोरियल 1 का 1 मतलब 1 यानी कि कितना वेज? 6 तरीका। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो NPR का मतलब फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n-r। और ओरिजिनल मीनिंग क्या है? n डिफरेंट थिंग्स में से r डिफरेंट थिंग्स को सेलेक्ट करना है और उनको अरेंज करना है।
तो कितना नंबर ऑफ वेज आएगा, दिस इज बेसिकली नंबर ऑफ वेज या फिर नंबर ऑफ परमुटेशन। अरे बात समझ आई? क्या वजह, नींद आ रहा है ना? सुबह से कर रहे हो? बहुत तकलीफ है जीवन में, क्या करोगे? समझ सकता हूं बट कुछ कर नहीं सकता हूं। क्या कैसे है क्या? और 2 क्लासेस है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स भी है, तुम लोग का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। वाह, यही तो जिंदगी है भाई, स्टूडेंट लाइफ में यही तो है, दौड़ते रहो, भागते रहो, जागते रहो। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बहुत बढ़िया बच्चे, हो गया, बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, अगर बोलता कि n में से n को सिलेक्ट करके अरेंज करो, यानी कि टोटल ऑब्जेक्ट को एक साथ अरेंज करना है, तो क्या r की जगह पे n हो जाता? इमेजिन करो, r की जगह n, यानी कि n p n फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n माइनस n का फैक्टोरियल। तो नीचे आ गया फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो नीचे आ गया 1 और ऊपर आ गया फैक्टोरियल n। तो क्या आंसर फैक्टोरियल n हो जाता? फील आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? लिखो, नीचे नोट डाल के लिखो। नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स taken all at a time. Number of permutation of n different things. Number of permutation of n different things taken all at a time. Number of permutation of n different things taken all at a time. यानी कि r इक्वल टू n, यानी कि n p n, और इसका वैल्यू होता है बच्चों फैक्टोरियल n, ख्याल रहे। यानी कि 10 चीज को आपस में अरेंज करना है, आंसर फैक्टोरियल 10। 20 चीज को आपस में अरेंज करना है, 10 लड़कों को आपस में बिठाना है अरेंज करके, फैक्टोरियल 10। 20 लड़कों को बिठाना है, फैक्टोरियल 20। यानी कि अगर सारे चीजों को लेके अरेंजमेंट किया जाए तो नंबर ऑफ परमुटेशन जो आएगा वो फैक्टोरियल n के बराबर आएगा। क्लियर है बात? समझ में आ रही है बात? अब जैसे ये तुम्हारा जो एनपीआर का फॉर्मूला निकला, अच्छा वो वहां पे बता दूं मैं फैक्टोरियल 01 कैसे हुआ। फैक्टोरियल n इक्वल टू निकला हमारे पास कितना, उल्टा लिख रहा हूं इसको, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाता है ये? 1 तक जाता है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं फैक्टोरियल n इक्वल टू n इंटू यहां से यहां तक, क्या इसको फैक्टोरियल n माइनस 1 लिख दूं तो कोई दिक्कत है? तो फैक्टोरियल n को लिखा जा सकता है n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल हम फैक्टोरियल 10 को लिख सकते हैं कितना, 10 इंटू फैक्टोरियल 9। फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4। ठीक है, अब यहां पे देखो n की जगह 0 रख दो, n की जगह क्या रख दो, या 1 रख दो, 0 नहीं रख सकते, n की जगह 1 रख दो। तो क्या ये फैक्टोरियल 1 हो जाता? और आरएचएस में देखो तो 1 इंटू 1 माइनस 1 क्या फैक्टोरियल 0 हो जाता? और यहां से देखो फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना आता? फैक्टोरियल 1 बाई 1 कितना? 1। तो फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 1 होता है, ख्याल रहे। अच्छा, अब आते हैं कॉम्बिनेशन के ऊपर। कौन सा समझाऊं? ये इस फॉर्मूले में n की जगह 1 रख दिया बच्चे,
तो ये हो गया फैक्टोरियल 1, इधर हो गया 1 इंटू 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल यानी कि 0 फैक्टोरियल, तो 1 इंटू 0 फैक्टोरियल, तो 1 को इधर भेज दूं तो फैक्टोरियल 1 1 डिवाइडेड बाई 1, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना कितना 1। अच्छा यहां तक बात समझ में आई। अब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला डिराइव कर लें। जैसे एनपीआर इज नंबर ऑफ परमुटेशन, वैसे ही एनसीआर इज नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो दोनों में रिलेशन भी है। कॉम्बिनेशन में होता है सिर्फ सिलेक्शन, नो अरेंजमेंट। परमुटेशन में होता है सिलेक्शन एज वेल एज अरेंजमेंट। तो लाइन चेंज करके लिखो, इफ देयर आर n different things, if there are n different things out of which r different things has to be selected, if there are n different things out of which r different things has to be selected, r different things has to be selected, then the total number of combination is denoted by NCR. The total number of combination is denoted by NCR. NCR और इसका वैल्यू होता है बच्चों फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। यानी कि परमुटेशन के फॉर्मूले में एक नीचे फैक्टोरियल r एक्स्ट्रा आएगा। NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। कैसे आएगा वो भी देख सकते हो। जैसे n डिफरेंट थिंग्स में से r को सेलेक्ट करना है और अरेंज करना है, ध्यान देना बोर्ड पे, n डिफरेंट थिंग्स में से r को सेलेक्ट करना है और अरेंज करना है। तो n में से r का सिलेक्शन और अरेंजमेंट को हमने बोला NPR। अब NPR के अंदर दो चीज है, NPR के अंदर दो चीज है, एक सिलेक्शन है और फिर उनका अरेंजमेंट है। तो मैं सिलेक्शन और अरेंजमेंट अलग अलग लिखता हूं। n में से r के सिलेक्शन को हमने नाम दे दिया क्या NCR, और फिर r का अरेंजमेंट, और हमने अभी पढ़ाया कि अगर n डिफरेंट थिंग्स है तो उनका अरेंजमेंट फैक्टोरियल n होता है। तो क्या r डिफरेंट थिंग्स का अरेंजमेंट फैक्टोरियल r हो जाता? तो NPR इक्वल टू व्हाट NCR इंटू फैक्टोरियल r, यानी कि सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट इक्वल टू सिलेक्शन इंटू अरेंजमेंट। हो गया बैलेंस। तो यहां से NCR का वैल्यू कितना आ जाता? NCR इक्वल टू NPR डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r, और NPR का फॉर्मूला था फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r। अब उसके साथ एक फैक्टोरियल r और आ जाएगा। दिस इज NCR। बात समझ में आई? और अगर r की जगह n हो जाए तो, यानी कि सभी चीजों को एक साथ सेलेक्ट करना हो, r इक्वल टू n, यानी कि NCN किसके बराबर आएगा? 1 आएगा। देखो r की जगह n रख दें तो ये हो गया 0 फैक्टोरियल 0 1, और ये हो गया फैक्टोरियल n कैंसिल, कितना आएगा 1। और ये तो साफ साफ फील भी आता है ना, अगर 10 चीज है 10 में से 10 को सिलेक्ट करना है, कितना तरीका है? एक तरीका है। बात समझ आई? नोट कर। तो NPR और NCR को आज के बाद देख के बिल्कुल घबराने का नहीं। NPR मतलब सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, यानी कि फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n माइनस r, और NCR का मतलब ओनली सिलेक्शन, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। खोया खोया चांद खुला आसमां, आंखों में सारी रात जाएगी। कौन सा लाइन? ये हाँ, तो लिखा तो दिया मैंने कि n में से r को जब सेलेक्ट करना है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मतलब परमुटेशन का मतलब क्या है कि n में से r को सेलेक्ट करना और उनको अरेंज करना। परमुटेशन का सिंबल है NPR। NPR के अंदर दो चीज है, सिलेक्शन भी है और अरेंजमेंट भी है उनका, यानी कि n में से r को सबसे पहले सेलेक्ट किया, उसको नाम दिया हमने NCR, और r का अरेंजमेंट वो हमने पीछे पढ़ा फैक्टोरियल r होगा। n का अरेंजमेंट फैक्टोरियल n, तो r का अरेंजमेंट फैक्टोरियल r। तो यहां से NCR का वैल्यू निकाला तो कितना आया? ये इसका प्रूफ है बच्चे, बेसिकली समझ रहे हो कि NCR का वैल्यू ये कैसे हुआ।
तो एनसीआर का वैल्यू कितना आ गया, एनपीआर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर, और एनपीआर का वैल्यू हम प्रूफ कर चुके हैं पहले, उसमें एक फैक्टोरियल आर नीचे एक्स्ट्रा आ गया बस। ठीक है, अब इसका एक बार बार ऐसे फैक्टोरियल लिखने से घबराना मत, इसका एक सीबीटी दे देता हूं तुमको मैं, एनपीआर एनसीआर का वैल्यू निकालने के लिए, फटाफट निकल जाएगा। हाँ जी, जैसे किसी ने बोला कि 9p2 का वैल्यू निकालो, ठीक है, तो तुम ये मत यूज करना फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 9 माइनस 2, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है। तुमको 9p2 निकालना है तो तुम लिखोगे 9 इंटू 8, खत्म। ऐसे कैसे सर? करना क्या है सुनो, 9 को मतलब ऊपर वाले को डिक्रीज करना है, नीचे वाला जितना है उतने टाइम्स, समझ गए? 12p3 निकालना है तो क्या लिखोगे, 12 इंटू 11 इंटू 10, खत्म। 14p4 निकालना है तो क्या लिखोगे, 14, 13, 12, 11, खत्म। ये हो गया सीबीटी किसके लिए, एनपीआर के लिए। एनसीआर के लिए ले लो, अगर तुमको निकालना है 9, अरे समझाने का है ही नहीं इसमें, ऊपर वाले को डिक्रीज करना है, नीचे वाला जितना है उतने टाइम्स। यार जिंदगी स्लो चलेगा फिर एक दिन बेटा। 9p2 का मतलब 9 को 2 बार डिक्रीज करना है, 9 इंटू 8। 12p3 का मतलब 12 को 3 बार डिक्रीज करना है, 12, 11, 10, समझ आ गया? अब देखो 9c2 का मतलब 9 को 2 बार डिक्रीज किया और नीचे इस 2 को डिक्रीज करके 1 तक ले गए। रुक जा, देखो फिर से 12c4, बोलो क्या लिखूं, 12, 11, 10, 9, नीचे 4, 3, 2, 1, नीचे वाले को हमेशा कहां तक, 1 तक। जैसे 15c5, बोलो क्या लिखूं, 15, 14, 13, 12, 11 डिवाइडेड बाई 5, 4, 3, 2, 1। क्या बात समझ में आई? कैसे इसको फटाफट करना है कैलकुलेशन, फैक्टोरियल वेक्टोरियल का यूज किए बिना। लिखें, दिस इज द स्टोरी ऑफ एनपीआर एंड एनसीआर। कोई बोले कि 15c5 का मतलब क्या है तो ये मत बोलना दिस इज नॉट द मीनिंग, तो मैं सीबीटी बता रहा हूं तुमको। 15c5 का मतलब पूछे तो क्या बोलोगे, 15 डिफरेंट चीज था। कैसा चीज, डिफरेंट चीज बोलना बहुत जरूरी है, 15 चीज मत बोलना, 15 डिफरेंट थिंग्स था, वहां में से 5 को हमने सेलेक्ट किया तो उसका नंबर ऑफ वेज है। ये कितने तरीके से हम 5 डिफरेंट थिंग्स को सेलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 15 डिफरेंट थिंग्स। समझ आया बात? और अगर कोई बोलता है कि 12p3 का मतलब बताओ, तो 12 डिफरेंट थिंग्स में से 3 डिफरेंट थिंग्स को सेलेक्ट किया और उनको अरेंज किया, तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज है दैट इज 12p3। अरे बात समझ में आ रहा है? बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि एनसीआर एनपीआर है क्या। चैप्टर खत्म हो जाता है, लोगों को मतलब नहीं समझ में आता है और जिंदगी भर डरते रहते हैं जहां भी आएगा एनसीआर एनपीआर। कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज है, नंबर ऑफ तरीका है। अब यहां से एक बात और क्लियर होती है, बताओ नंबर ऑफ तरीका कभी फ्रैक्शन में हो सकता है क्या? 2.5 तरीका, 2.5 वे, ऐसा सुना है कभी? 8.5 तरीका, -5 तरीका, निगेटिव कभी हो सकता है क्या? तो एक बात तो तय है बच्चों की एनपीआर और एनसीआर का वैल्यू हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, हमेशा, क्योंकि दिट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ वे एंड नंबर ऑफ वे कांट बी फ्रैक्शन और नेगेटिव। तुम सॉल्व करके देखना, सब में पॉजिटिव इंटीजर आएगा, सबका आंसर। चाहो तो लिख लो नीचे, वैल्यू ऑफ एनपीआर एंड एनसीआर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। लिख ले भाई, वैल्यू ऑफ एनपीआर एंड एनसीआर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। गला दुख गया मेरा, बड़ी चिल्लाना पड़ता है इस चैप्टर में यार, समझा के गला एकदम पागल हो जाता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, टाटा बाय बाय।